Very good afternoon. Welcome to lecture number 19th of CA Foundation Fast Track Batch Business Economics. आज हमने न्यू यूनिट स्टार्ट करनी है, दैट इज यूनिट 3 चैप्टर 1 सप्लाई। पहले तो जो हमने यूनिट 2 की है दैट वाज ऑल अबाउट अ कंज्यूमर। ठीक है, एक कंज्यूमर क्या डिमांड करता है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है उसका, ठीक है, लॉज अलग अलग किए हमने उसके। अब आपका कंज्यूमर वाला पार्ट जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब जो यूनिट 3 है दैट इज होली सोली बेस्ड फॉर प्रोड्यूसर। ठीक है, अब आपने कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। ये यूनिट में जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है वो ये आती है क्योंकि हमारे दिमाग में लॉ ऑफ डिमांड बैठा हुआ है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होएगी। ठीक है, आपने अब वो नहीं सोचना। यू आर नॉट अ कंज्यूमर, यू आर अ प्रोड्यूसर फॉर दिस यूनिट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जितना ज्यादा आप आपकी प्राइस बढ़ेगी उतनी ज्यादा आप क्या करोगे, सप्लाई करोगे। अब आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू पे चलना है, आपको ये नहीं देखना। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम प्रोड्यूसर को ज्यादा सप्लाई करने का फायदा क्या है, प्राइस ज्यादा पे, डिमांड के अकॉर्डिंग तो डिमांड कम करेंगे वो लोग। आपने नहीं सोचना यार, वो हम यूनिट 4 में वर्कआउट करेंगे कि प्रोड्यूसर ये सोच रहा था, कंज्यूमर ये सोच रहा था, दोनों एक कौन सी बात पे मानेंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर सोचता है कि प्राइस बढ़े, ठीक है, प्रोड्यूसर सोचता है प्राइस ये हो, कंज्यूमर सोचता है प्राइस ये हो, तो ये कम करेगा ये थोड़ी बढ़ाएगा, ये कम करेगा बढ़ाएगा, देयर विल बी अ इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो हम इस यूनिट में बात नहीं कर रहे हैं कि कंज्यूमर क्या सोचता था यार, अब ये प्रोड्यूसर ये सोच रहा है मैम ये ऐसे कैसे होएगा, इसकी तो जो प्रोडक्शन है वो वेस्ट हो जाएगी। सोचना नहीं है, फिर आप ये पूरी यूनिट आपको समझ में नहीं आएगी। ओके, नाउ यू आर अ प्रोड्यूसर फॉर यूनिट 3। अब आपने ये सोचना है कि मेरा होली सोली जो मोटिव है दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, जितनी ज्यादा प्राइस होगी मैं उतना ज्यादा प्रोडक्शन करूंगी, मैं उतनी ज्यादा सप्लाई करूंगी, क्योंकि मेरा मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाने का है। बात खत्म। कमा सकूंगी नहीं कमा सकूंगी वो बात की बात है, अभी तो सोच रही हूँ। आपको याद होना चाहिए डिमांड का जितने भी हमने कंसेप्ट किया था, वेदर इट वाज डिमांड, वेदर इट वाज क्वांटिटी डिमांडेड, इट वाज बोथ। बोथ कौन से थे, विलिंगनेस वाले टॉपिक थे। बताया था मैंने बार बार कि एक्चुअल नहीं है। सेम यहाँ पे भी सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाइड है, विलिंगनेस है कि मैं इतना करना चाहती हूं, कर पाऊंगी या नहीं वो बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके चलो। ये सप्लाई वाला जो चैप्टर है ना, इस यूनिट के जो पहले दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं बनता है। रीजन है क्योंकि ये जो सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ना, ये बिल्कुल ऑपोजिट है डिमांड के। आपने डिमांड समझ लिया, आपने बिल्कुल उसका ऑपोजिट, बिल्कुल ना पैटर्न भी सेम चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपको भी ये देखना है कि हाँ सप्लाई में होता क्या है क्या नहीं, बट इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, अब आपको याद होगा हमने बिल्कुल शुरू में डिमांड के टॉपिक में किया था, देयर आर 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स टू बिकम अ डिमांड। ठीक है, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी ये अगर आपको दिख रहा हो। सबसे पहले मेरी विलिंगनेस होनी चाहिए ताकि मैं कुछ ऑफर करना चाहती हूँ, मेरी विलिंगनेस होनी चाहिए कि मैं कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर ऐसे थोड़ी है उठी और बनाना शुरू कर दिया, कहीं दिमाग में सोचेगा ना कि हाँ आई वांट टू प्रोड्यूस दिस थिंग। ओके, सेकंड एबिलिटी, बजट होना चाहिए यार, कुछ बनाने के लिए, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए पैसे चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसी हवा में तो नहीं कोई चीज बन जाएगी। ओके, आपने कुछ विश किया, यस आई वांट टू प्रोड्यूस दिस, उसके लिए पैसे होने चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस प्राइस पे और किस टाइम पे वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं। लाइक कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों ने डिस्काउंट्स दिए और प्राइस जो प्राइस है वो कम किए, दैट वाज ड्यूरिंग ओनली दैट टाइम। अगर नॉर्मल टाइम होता तो ना वो हमें डिस्काउंट देते। ठीक है, इट मींस लोगों ने सप्लाई करने की सोची कोई भी कमोडिटी एट डिस्काउंटेड प्राइस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना। ठीक है, वो उस टाइम की विलिंगनेस थी। अगर मैं कहूं कि नॉर्मल टाइम चल रहा है तो प्राइस वो अलग चार्ज करना चाहेंगे क्योंकि टाइम इज नॉर्मल। ठीक है, तो जो सप्लाई है बिल्कुल डिमांड की तरह टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, विलिंगनेस एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, एवरीथिंग इज सेम। ओके, देन सप्लाई एक फ्लो है। हाँ, इसके ऊपर कई बार वो पूछ लेते हैं सप्लाई इज एक फ्लो का मतलब क्या है। यू अंडरस्टैंड, आपने मैक्रो में किए हुए हैं, दो कंसेप्ट होते हैं, फ्लो एंड स्टॉक। स्टॉक होती है रुकी हुई चीज, फ्लो होती है चलती हुई चीज। एक बार किसी बंदे ने कोई सप्लाई कर दी, क्या वो दोबारा नहीं करेगा, बस एक बार करके बैठ जाएगा?
ठीक है, वो चलता रहेगा, एक बार सप्लाई हुई दोबारा प्रोडक्शन होगी, फिर हुई फिर प्रोडक्शन होगी, विलिंगनेस चेंज होती रहेगी कि अब इतना करना है, अब इतना करना है, तो दिस इज अ फ्लो, इट इज नॉट अ स्टॉक। ओके, देन क्वांटिटी सप्लाइड क्या है बताओ, क्वांटिटी डिमांडेड क्या था। अब यहाँ पे जो आपके स्केड्यूल चलेगा वो चेंज हो जाएगा, प्राइस ये है, क्वांटिटी ये होगी, देयर विल बी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, है ना। व्हाई, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो मैं क्वांटिटी ज्यादा सप्लाई करने जाऊंगी। ओके, देन अब ये QX किसका है, क्वांटिटी सप्लाइड का है। ओके, ये एक स्केड्यूल, ये एक टेबल क्या बनाता है, एक सप्लाई बनाता है, सेम है ना। वहां पे भी हमने यही किया था कि एक टेबल जो है वो एक डिमांड बनाता है। मतलब सप्लाई का मतलब क्या है, हर पॉसिबल क्वांटिटी जो तुम अलग अलग प्राइसेस पे विलिंग हो बेचने के लिए, विलिंग हूं, पता नहीं यार लोग खरीदेंगे या नहीं, वो बाद में मार्केट में जाके देखेंगे, अभी तो फैक्ट्री में बैठ के सोच रही हूँ कि हाँ अगर 10 रुपए होगा तो 1 यूनिट बेचूंगी, 20 रुपए होगा तो 2 यूनिट बेचूंगी। अगर इसमें से एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को उठा लूं, ओनली वन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, दैट विल बिकम क्वांटिटी सप्लाइड। बोथ कंसेप्ट्स आर द कंसेप्ट ऑफ विलिंगनेस, दोनों में से कोई भी एक्चुअल का कंसेप्ट नहीं है। क्लियर, ओके चलो। अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है सप्लाई एंड स्टॉक का। देखो सप्लाई का मतलब क्या है कि कोई चीज, पहले तो स्टॉक का मतलब समझते हैं। स्टॉक का मतलब क्या है कि जो चीज आपने पूरा प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। सपोज करो मेरी कोई फैक्ट्री है और मैंने 500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, बनाए, क्या 500 यूनिट से सप्लाई है, पहले ये बात बताओ, नहीं, ये मेरा स्टॉक है, ये मेरा स्टॉक है, जो टोटल प्रोडक्शन है मेरी, दैट इज माय स्टॉक, कि हाँ इसमें से अब मैं माल सप्लाई कर सकती हूँ। इस 500 में से मैंने 100 यूनिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड, ऑफर किए फॉर सेल। अच्छा आपको लॉ है ना अभी इसमें, है ना, आपने वो ऑफर एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट कर लिया क्या, ठीक है। अब मैंने कुछ ऑफर ही नहीं किया, आप एक्सेप्ट कर लोगे क्या, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, नहीं बनता ना। पहले मैं आपको कुछ ऑफर करूंगी, लो भाई ये खरीद लो, देन यू विल एक्सेप्ट दैट ऑफर, देन दैट विल बिकम अ फुल कॉन्ट्रैक्ट, यही होता है, ठीक है। सपोज करो मैंने ना ये 500 यूनिट्स बनाए और बना के अपनी फैक्ट्री में रख दिए, मैंने आपको ऑफर तो किया नहीं, ठीक है। आप वहां पे आके थोड़ी बोलोगे सामान दो, मैं सामान दो, मैं सामान दो, मैं, ये तो नहीं हो सकता। आप अपने आप आके फर्स्ट स्टेप नहीं उठाओगे, जब तक एक सेलर ऑफर नहीं करता है, बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को या किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब यही है, ये 500 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, दिस इज नॉट सप्लाई, ये मैंने ऑफर किया ही नहीं है सप्लाई के लिए। इसमें से मैंने 100 यूनिट निकाले और बोला कि आप खरीद लो, अभी भी 400 यूनिट ऑफर फॉर सेल नहीं है, वो मेरी फैक्ट्री में ही पड़े हैं, मैं अभी चाहती ही नहीं आप लोग उसको खरीदो, मैं अपने पास स्टॉक रखती हूँ, धीरे धीरे करके सप्लाई करूंगी। ओके, फिर आप इन 100 यूनिट्स को खरीदोगे नहीं खरीदोगे वो बात की बात। ओके, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, स्टॉक का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच इज अवेलेबल फॉर सेल। 500 यूनिट बनाए देखने के लिए थोड़ी है, ठीक है, अवेलेबल फॉर सेल ही है ना, कि यार कभी ना कभी बेचूंगी, तो वो टोटल क्वांटिटी जो अवेलेबल फॉर सेल है दैट बिकम्स स्टॉक। ओके मैम, विद ऑल द सेलर प्रेजेंट वो छोड़ दो, वेयर एवर सप्लाई, सप्लाई किसका पार्ट है, स्टॉक का ही पार्ट है, ठीक है। सब वेयर सप्लाई रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज, ये है इंपॉर्टेंट, विच इज ऑफर। सप्लाई का मतलब सेल नहीं होता कि तुमने सप्लाई की और सेल हो गया, ऐसा कब बोला जाता है, ठीक है। सामान की सप्लाई हो रही है, पता नहीं तुम एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, मैंने तो अभी सिर्फ ऑफर किया है, पता नहीं वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि जो मैंने सप्लाई की वही सेल के बराबर है, दिस इज नॉट डन। सप्लाई इज इक्वल टू ओनली ऑफर फॉर सेल, इट इज नॉट इक्वल टू सेल, ठीक है, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है। ओके, देन इन द मार्केट एट अ स्पेसिफिक प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर, ओके, तीन हो गई हैं चीजें, कौन कौन सी, सप्लाई क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, एंड स्टॉक एंड सप्लाई में क्या फर्क है। ओके चलो, अब पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा स्केड्यूल बना के दिखाती हूँ कि अगले टॉपिक्स क्या हैं। हमने पहले भी ऐसे ही किया है, सप्लाई का स्केड्यूल करना है, दो तरीके का होता है, अगेन कौन कौन सा,
इंडिविजुअल एंड मार्केट। आपको दोनों में फर्क याद है? इंडिविजुअल में एक कमोडिटी एक बायर है ना? हाँ, कहते कई बच्चे कर रहे हैं हाँ, यस मैम। अरे तुम प्रोड्यूसर हो, हाँ अभी प्रोड्यूसर समझ के चलो, औहदा बढ़ गया तुम्हारा, ठीक है। देन मार्केट में क्या होगा? कमोडिटी तो एक ही होगी, लेकिन ऑल सेलर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है। क्योंकि कमोडिटी एक है, तभी ये माइक्रो का कंसेप्ट है, ये मैंने तब भी बहुत अच्छे से क्लियर किया था आपको, ठीक है। चलो, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में क्या होगा? प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, एक, सिर्फ एक प्रोड्यूसर की। अगेन दिस विल रिमेन सेम एंड इट इज 1 2 3 4। दिस इज सिंपल, कुछ नहीं है। कोई ए सप्लायर है, राइस आपकी कमोडिटी है, तो ए सप्लायर राइस कमोडिटी की कब कब कितनी कितनी सप्लाई करना चाहता है वो बताया गया। सिंपल हो गया, ओके। अब इसका अगर हम कर्व भी बना दें, चलो अब कर्व के ऊपर देखते हैं किस किस का दिमाग चलता है। हेयर क्वांटिटी सप्लाइड, हेयर प्राइस, यही रहेगा, ओके। नाउ इसकी डायरेक्शन क्या होएगी? वो कैसे? वो कैसे? दोनों में जो रिलेशन है, मैंने आपको बताया था डायरेक्शन रिलेशन बताएगा, शन शन पीछे वाली याद रखनी है आपको, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन कौन बताएगा? दोनों का रिलेशन। रिलेशन अच्छा है, दोनों का पॉजिटिव है। जब दो लोगों का रिलेशन अच्छा होता है तो जिंदगी अच्छी बीतती है, ऊपर को जाती है, ठीक है, ऐसे मान के चलो। तो ये जाएगा ऐसे। अब इसमें मैंने ना स्ट्रेट लाइन बना दी। मैम स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई? क्यों बनाई? अगर तुम इसकी स्लोप निकालोगे, क्वांटिटी कौन से एक्सिस पे है? एक्स, एंड ये है वाई, एंड योर स्लोप का फॉर्मूला डेल्टा वाई ओवर, यही होता है, ठीक है। डेल्टा वाई मतलब 20 माइनस 10, यही बनेगा, कितना है? 10, एंड 2 माइनस 1 1, ओके, ठीक है। देन 30 माइनस 20, अगेन 3 माइनस 2 1, अगेन 10 by 1। आगे माइनस का साइन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? हाँ, नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे करने की क्या आदत पड़ी हुई है? ध्यान से देखो, माइनस का साइन कैसे आएगा? कितनी बार बता चुकी हूं, स्लोप के साथ जब माइनस का साइन आता है वो बताता है कि ये नीचे को जाएगा। इसके साथ तो माइनस का साइन आ ही नहीं रहा, माइनस का साइन नहीं आ रहा, इट मींस कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट है, और इसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई ये लीनियर बन गया। हो गया? चलिए अब आते हैं मार्केट के ऊपर। अब मार्केट में क्या है? प्राइस 10 20 30 40, ओके। क्वांटिटी सप्लाइड एक सेलर की 1 2 3 4, क्वांटिटी सप्लाइड कोई बी सेलर है 2 3 4 5, क्वांटिटी सप्लाइड कोई सी सेलर है 3 4 5 एंड 6। हो गया, ठीक है। बहुत सारे और होते हैं, हम फॉर सिंप्लिसिटी 3 मान के चलते हैं, 2 भी मान के चल सकते हो। अगर मुझे मार्केट सप्लाई निकालनी है कौन सी कमोडिटी की? राइस की। सारे सेलर्स की क्वांटिटी को क्या कर दूंगी? ऐड। तो 1 + 2 + 3 6, देन 12, देन 12 नहीं, इट्स 12, इट्स नॉट 12 बिस्कुट। चलो देन, हाँ याद है मेरे को, मैं जहाँ पे पहले जॉब करती थी ना, यहाँ से पहले उनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसे ही थी, तो मेरे को याद आ जाता है, चिपस, चिप्स नहीं, चिपस खाओगे, ठीक है। बिस्किट नहीं, बिस्कुट, बिस्कुट पता नहीं यार कौन कौन से स्कूल से पढ़े होते हैं, ठीक है। चलो ओके, कोई बात नहीं, बिस्किट, ओके। अच्छा ठीक है, 12, इट्स नॉट 12, ठीक है। चलो ओके, हाँ सही, अच्छे स्कूल से पढ़े हो। ध्यान दो यार, मुझे भी भटका देते हो तुम लोग तो, ओके। अब आपको कौन कौन सी लाइन देखनी है प्लीज सी। ये प्राइस, क्या हम ये क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए देखेंगे? क्या हम बी देखेंगे? सी? अगर आप ए बी या सी देखोगे फिर तो वो इंडिविजुअल वाला बन जाएगा। आपने तो यहाँ पे कौन सा टॉपिक करना है? मार्क, तो आप ये वाला देखोगे और ये वाला, ठीक है, ओके। तो इसका अगर आप दोनों कॉलम्स को देखोगे तो रिलेशन कैसा है?
रिलेशन कैसा है? 10, 20, 30, 40, 6, 9, 12, 15 डायरेक्ट रिलेशन है। स्लोप निकालोगे ना तो 10/3 10/3 10/3 निकलेगी। मैं निकाल के नहीं दिखा रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, लेकिन तुम्हें दिख रहा होगा। प्राइस कहाँ पे आती है? वाई एक्सिस पे, तो इट इज 10, 9 minus 6 3, 30 minus 20 10, this is again 10, this is 3, this is 3। स्लोप आई 10/3 के आगे माइनस का साइन आएगा? नहीं आएगा, डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं किस किस बच्चे को याद है। हाँ सही है। अब ऑब्वियसली रिलेशन सेम है, पॉजिटिव है और लीनियर भी है, फिर तो इंडिविजुअल और इसमें कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन है फर्क है। ये स्टीपर है और ये थोड़ा सा फ्लैटर जाएगा। फ्लैटर क्यों जाएगा? ध्यान से देखो, 10 रुपीज की प्राइस के बदले में यहाँ पे कितना क्वांटिटी में चेंज आ रहा था? यहाँ पे 10 रुपीज की प्राइस के बदले में 3, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाइड सॉरी, ज्यादा है। प्राइस का चेंज तो सेम है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड का जो चेंज है वो मार्केट वाले में ज्यादा है। अरे मार्केट में क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसमें सेलर ज्यादा है, उसमें एक ही था तो उसमें चेंज कम दिख रहा था, बात खत्म हो गई। ओके, तो यहाँ पे आपका कैसा है? ये फ्लैटर। थोड़ा सा चेंज दिखा भी देती हूँ। ये ओरिजिनल है, ठीक है, ये आपकी प्राइस बढ़ी और ये आपकी क्वांटिटी, इतनी प्राइस बढ़ी इतनी क्वांटिटी बढ़ी। ओके मैम, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ जरा, ये प्राइस है ओरिजिनल, दिख रहा है? इतना प्राइस में फर्क और क्वांटिटी में फर्क देखो जरा, ज्यादा है। और आपने ना इसको डिमांड वाले चैप्टर में, जब हमने वो 5 डिग्रीज की थी इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में, आपको याद होगा स्टीपर वाला ऐसे रहता है, फ्लैटर वाला ऐसे रहता है, और फ्लैटर वाले की डिग्री कौन सी थी? मोर देन 1। हमेशा जो ज्यादा फ्लैट जाएगा ना उसमें चेंजेस ज्यादा दिखते हैं, और जो स्टीपर जाएगा उसमें चेंजेस कम दिखते हैं। बस ये याद रखना है आपको। क्लियर हो गया? ओके मैम। अब ये हो गया आपका इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल एंड इंडिविजुअल का कर्व, मार्केट का स्केड्यूल एंड मार्केट का कर्व। इंडिविजुअल और मार्केट में क्या फर्क है कि मार्केट का थोड़ा सा फ्लैटर है। क्यों फ्लैटर है? क्योंकि जो किसमें ये इसमें भी बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज होते हो। क्या प्राइस में फर्क ज्यादा है? नहीं, पर परसेंटेज चेंज या चेंज इन क्वांटिटी में फर्क ज्यादा है। ठीक है, कंपेयर करोगे तो मार्केट में फर्क ज्यादा दिखेगा और इंडिविजुअल में फर्क कम दिखेगा। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पे भी यही लिखा है या मैं गलत मलत पढ़ाई जा रही हूँ? ठीक है, इंडिविजुअल का सप्लाई स्केड्यूल एंड कर्व ये दिखा। अब यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, अगर किसी ने कैच किया, ये देखना जरा, क्या ये पॉसिबल है? 5 प्राइस है, ठीक है, एंड मतलब ना अगर आप ध्यान दो तो ये कर्व ना वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। बना के दिखाती हूँ दोबारा, कईयों को डायग्राम में समझ नहीं आता। दिस इज क्वांटिटी, दिस इज प्राइस, दिस इज 0, प्राइस 5 है और क्वांटिटी सप्लाइड कुछ है, तो यहीं से स्टार्ट होगा ना। ऐसा कैसे हो गया? प्राइस तो है लेकिन तुमने कुछ भी सप्लाई नहीं किया, ऐसे कैसे हो गया? यार ये भी तो हो सकता है मेरा खर्चा ही 10 रुपए का हो, मैं 5 रुपए पे कैसे बेच दूं? मेरे को तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, इट मीन सप्लाई कर्व कैन स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये याद रखना है। इट कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई से स्टार्ट हो सकता है, एक्स वाला भी पॉइंट बताऊंगी। ये देखो पहले कर्व समझ में आ रहा है? अपवर्ड जा रहा है और लीनियर जा रहा है। ओके, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल एंड कर्व देख लीजिए। ओके, मार्केट में आपने क्या किया? फर्म ए फर्म बी, दो लिए सप्लायर्स, दोनों को ऐड किया, और अगर आप इसकी डायग्राम देखेंगे तो ये इंडिविजुअल है, ये आपके दोनों इंडिविजुअल हैं और ये मार्केट है। अच्छा, ये वाली स्लोप कौन सी जा रही है? नॉन लीनियर। और अगर ना मैम ये नॉन लीनियर कैसे गई, तो तुम ना ये बी वाले का निकाल के देख लेना, बी वाले का निकाल के देख लेना, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे गड़बड़ होएगी। मैं भी देख लूं है भी सही या नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ये तो सेम है। अच्छा, अगले पेज पे भी तो है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 20 यहाँ पे ऐसे है बच्चे, ऐसे है ये। ठीक है, 20 - 10 10, 20 - 15 5,
तो पहले जो स्लोप रहेगी वो कुछ और रहेगी, तीसरे वाले में चेंज हो रही है, इसलिए ये नॉन लीनियर बन गया। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप लीनियर वाला ही बना के रखना। ओके हो गया। चलिए अगला टॉपिक, सप्लाई फंक्शन। हमने किया था डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन। पहले तो ये देखो, बस यही वाला चीज आपको पढ़नी है और फिर इसको आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टडी करना है। सप्लाई ऑफ एक्स, ये ऐसे लिखा गया है, सप्लाई ऑफ एक्स। एफ का मतलब मैंने आपको क्या बताया, फंक्शन, फैक्टर, डिपेंड ऑन प्राइस ऑफ एक्स या ओन प्राइस। जिसका सप्लाई फंक्शन पढ़ रहे हो, ये उसी की प्राइस की बात हो रही है, उसी प्रोडक्ट के प्राइस की बात हो रही है। देन पी वाई भी होता है, रिलेटेड गुड्स, सेम रहता है वो यहाँ पे। ठीक है, और देख लो यहाँ पे कौन कौन से, एन, एन एफ, इट इज नंबर ऑफ फर्म, एन एफ नंबर ऑफ फर्म। हालांकि ये मार्केट सप्लाई का फंक्शन है, इन्होंने कंबाइंड यहाँ पे ऐड किया हुआ है, क्योंकि जब नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेंगी ए बी सी से डी ई एफ, तो पूरी मार्केट की सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया जी, जी का मतलब गोल, देखेंगे क्या क्या होता है जिसको नहीं पता। पी एफ का मतलब प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, वी विल बी स्टार्टिंग विद वन बाय वन। देखते हैं पहले इन्होंने कौन सा दिया। देखो पहले वाला तो बहुत क्लियर है, प्राइस, वो तो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। प्राइस एंड क्वांटिटी का कैसा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, अपवर्ड स्लोप करेगा, और लीनियर और नॉन लीनियर दोनों हो सकते हैं, आपने लीनियर वाला करना है। ओके मैम। फिर नेक्स्ट है आपके पास इंप्रूवमेंट इन द स्टेट ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। मुझे एक सीधी सी बात बताओ, यू आर अ प्रोड्यूसर, ठीक है, टेक्नोलॉजी किसी चीज को बनाने की अच्छी हो गई है, एडवांस हो गई है, बताओ प्रोडक्शन बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। कीपिंग योर फैक्टर्स कांस्टेंट, बिल्कुल सेम जैसे कि हमने डिमांड में किया था, यहाँ पे भी वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल यही तीन है, पहले तो ये वन साइडेड होगा, यही किया था वहां पे भी, पहले फैक्टर मूव करेगा फिर सप्लाई मूव करेगी। पहले सप्लाई मूव नहीं करवानी है, ये ऐसे मूव नहीं करता है, पहले फैक्टर मूव करेगा, वन साइडेड है। अगेन ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, इट इज नॉट क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी वाली चीज आगे इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में जाके क्लियर होगी। दिस इज क्वालिटेटिव, क्वालिटी बताता है, डायरेक्शन बताता है, प्रपोर्शन नहीं बताता है। ओके मैम, अगर आप एक फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हो, इसके बारे में पढ़ रहे हो, तो बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट। ओके मैम, तो अभी हम जैसे टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बाकी के सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे। और अगर आपको एक पॉइंट और याद हो, आप चाहे दुनिया का कोई भी फैक्टर स्टडी कर रहे हो, जो स्केड्यूल बनेगा वो प्राइस एंड क्वांटिटी का ही बनेगा। आपको ये दिखाना है कि ओन प्राइस क्या है, कांस्टेंट, फिर भी सप्लाई बढ़ गई या सप्लाई कम हो गई, ताकि आपको ये पता चले कि प्राइस का इसके पीछे हाथ नहीं है, कोई और फैक्टर का हाथ है। ठीक है, ओके मैम। अगर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हो जाए तो सप्लाई बढ़ जाएगी। अभी जिसको डायग्राम नहीं समझ में आ रही, कईयों को तो पता चल गया होगा कि दो क्यू बने हैं। ठीक है, जिसको डिमांड वाला चैप्टर याद होएगा, अगर नहीं याद तो मत देखना, मैं बताऊंगी। ठीक है, पहले हम सिर्फ थ्योरी देख रहे हैं, डायग्राम्स अभी मैं नहीं बता रही हूँ। अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छी, तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। वाइस वर्सा, अगर किसी चीज को बनाने की टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो गई है, एडवांसमेंट नहीं आई है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी से मैं काम करी जा रही हूँ, ठीक है, तो कैसी होगी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी, बात खत्म। ओके, चलिए देन नेक्स्ट इज इनपुट प्राइस चेंज। इनपुट प्राइस फॉल का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल का खर्चा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का खर्चा, लेबर सस्ती हो गई, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, फैक्टर कोई भी महंगा हो गया या सस्ता हो गया, उसके बारे में बात की जा रही है। देखो पहले क्या था, एक एग्जांपल देके बताती हूँ। तुम्हारी प्रोडक्ट की प्राइस थी 10 और तुम्हें जो खर्चा पड़ता था फैक्टर्स का, फॉर एग्जाम्पल वो पड़ता था 6, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना था, ओके। अभी क्या हुआ, इनपुट प्राइस कर गई है फॉल, मतलब 6 से हो गया 4। क्या तुम प्राइस को कम कर सकते हो, 10 से 8 करोगे, नहीं। अगर एक फैक्टर मूव कर रहा है तो प्राइस कैसी रहेगी, कौन से, तो ये तो 10 का 10 है। प्रॉफिट बढ़ गया, 4 से कितना हो गया,
मतलब अगर इनपुट प्राइस फॉल करती है, अगर खर्चा कम होगा तो तुम सप्लाई बढ़ा दोगे, बाय प्रॉफिट बढ़ गया। वाइस वर्सा अगर 6 से 8 हो जाए, अब कई बच्चों के दिमाग में पता क्या आता है, मैम अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई तो 10 से 12 कर दो प्राइस, फिर तो तुम्हारा सेम रहेगा, लेकिन मेरी मजबूरी है क्या, प्रॉफिट मार्जिन निकालो, प्रॉफिट कम हो गया, सप्लाई कैसी कम, तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी, ये याद रखना है आपने। क्लियर हो गया? ठीक है, इनपुट प्राइस फॉल, खर्चा कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया, सप्लाई भी बढ़ जाएगी। अगर इनपुट प्राइसेस बढ़ गए, खर्चा बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी, बस। ओके, देन change in taxation and subsidy, this is also very simple। अगर आपके टैक्सेस बढ़ जाएं, या चलो पहले मैं कम होने की बात करती हूं, टैक्सेस कम हो गए या सब्सिडी, इन दोनों से ही प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर टैक्स कम हो गया, तुम्हें खर्चा कम पड़ेगा, अब तुम्हारी जेब में पैसे ज्यादा जाएंगे, तुम्हें सरकार को कम देना है, या सरकार ही तुम्हें सब्सिडी ज्यादा देने लग गई, सब्सिडी का मतलब समझते हैं हम लोग, है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट, किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए, तो अगर ऐसा हो जाए तो सप्लाई क्या होगी, उल्टा, अगर किसी चीज पे टैक्स बढ़ जाए या सब्सिडी, दोनों में ही नुकसान है, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है, देखो इसमें ना अगेन यही चीज है, अगर टैक्स बढ़ गया तो आप अपने प्राइसेस को नहीं बढ़ा सकते, टैक्स बढ़ गया, अगर प्राइसेस को बढ़ा सकते फिर तो सेम ही प्रॉफिट मार्जिन रहता, लेकिन प्राइसेस आर कांस्टेंट, सिर्फ टैक्स बढ़ा है या टैक्स कम हुआ है तो प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे सप्लाई कैसी हो जाएगी, कम। ओके, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इफ टैक्स रेट डिक्रीजेस और सब्सिडी इंक्रीजेस, देखो सप्लाई बढ़ रही है, जिसको डायग्राम समझ में आ रही है, अगर डायग्राम नहीं समझ में आ रही तो ये देख लो, 4 से 8 हो रहा है। ओके, बिल्कुल वाइस वर्सा, अगर आपका टैक्स रेट इंक्रीज कर जाए या सब्सिडी डिक्रीज कर जाए तो सप्लाई कम हो रही है, सीधी सी बात है, प्रॉफिट कम हो रहा है यार तुम लोगों का, बस और कुछ नहीं देखना है यहाँ पे। ओके मैम, चलिए देन इसके बाद अब ये है खतरनाक पॉइंट इसमें, ठीक है, रिलेटेड गुड्स का पॉइंट है, पहले इसको हम समझते हैं जरा, ऐसे ही नहीं निकाल लेंगे। ये हम पढ़ रहे हैं, सपोज करो सप्लाई फंक्शन, फंक्शन ऑफ पीएक्स या प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। ओके, रिलेटेड कमोडिटी अगेन दो तरीके की, ठीक है, वन इज सब्स्टिट्यूट, अदर इज, ओके, नाउ आप कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, तो प्रोड्यूसर की हैसियत से सोचना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट, सपोज करो यहाँ पे हम जो सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं, अगेन दैट इज टी एंड ऑर्गेनिक टी, जो हमने पहले लिया था, एग्जाम्पल तो सेम उठा सकते हैं, ठीक है, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो सप्लाई फंक्शन वो टी है, इसका मतलब समझते हो कि आप टी के बारे में पढ़ रहे हो, आप प्रोड्यूसर हो टी के, ठीक है, फंक्शन किसका है, प्राइस ऑफ टी एंड प्राइस ऑफ, ओके, किसकी प्राइस कांस्टेंट रहेगी एंड किसकी प्राइस हिलेगी, प्राइस ऑफ टी कांस्टेंट, इसकी प्राइस हिलेगी, किसकी प्राइस का इफेक्ट किसकी क्वांटिटी पे देखना है, ऑर्गेनिक टी की प्राइस का इफेक्ट सप्लाई ऑफ टी पे देखना है, ठीक है। अब देखो जरा क्या हो रहा है, आप टी बना रहे थे, आपके सामने वाला बंदा जो कॉम्पिटिटर है आपका, ठीक है, वो ऑर्गेनिक टी बना रहा था, ओके, प्राइस ऑफ ऑर्गेनिक टी बढ़ गई, यही करोगे ना, पहले फैक्टर को मूव करोगे, सामने वाला बंदा जो बना रहा है ना उसकी प्राइसेस बढ़ गई, मतलब वो तो प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा होगा, यस और नो, ठीक है, हमने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को नहीं हिलाया, हम देख रहे हैं कि दूसरे की प्रोडक्ट की प्राइस हिल गई, दिस वाज टी, दिस वाज ऑर्गेनिक टी के प्राइसेस बढ़ गए, अब ये सप्लायर क्या सोच रहा होगा, यार ये सामने वाले बंदे ने प्राइसेस बढ़ा दिए और लोग पता नहीं खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, बट ये बंदे को तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, अब मेरे को जो ये टी वाला सप्लायर है इसको जेलसी होगी और ये क्या करेगा, ये भी टी को छोड़ के
ऑर्गेनिक टी की प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन। कई बच्चे सोचते हैं मैम ऐसे कैसे चेंज कर देगा, अरे यार होता है। आपकी जो मशीन्स हैं वो इतनी कैपेबल होती हैं, या आप सप्लायर हो तो आप इतने कैपेबल हो कि आप प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो। द वेरी बेसिक एग्जांपल, अभी कोरोना के टाइम पे बहुत सारी एग्जांपल्स थी। लोगों ने सपोज करो कोई चीज ब्लैंकेट्स बना रहे थे, कोई बना रहे थे, सबने छोड़ के सैनिटाइजर बनाने शुरू कर दिए थे यार, ठीक है, चाहे वो सस्ते से सस्ता मास्क बनाने शुरू कर दिए थे। इट मींस ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जिस चीज में प्रॉफिट ज्यादा था लोगों ने अपनी चीज की प्रोडक्शन को बंद करके उस चीज की प्रोडक्शन स्टार्ट की जिसमें प्रॉफिट ज्यादा है। यस और नो? बिल्कुल, ये भी उसी बेस पे है। हालांकि वो सब्स्टिट्यूट्स नहीं थे, लेकिन दैट वाज एन प्रैक्टिकल एग्जांपल ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन हम उसको इनफिनाइटली प्रोड्यूस नहीं कर सकते अगर हमें लॉस हो ही जा रहा है। हम उस चीज को बंद करके कुछ और प्रोडक्शन करनी स्टार्ट तो करेंगे ना कभी अगर दूसरे बंदे को प्रॉफिट हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी वही हो रहा है। अगर ऑर्गेनिक टी के प्राइसेस बढ़ गए, मेरी प्रोडक्शन जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूं उसके प्राइसेस बढ़ नहीं रहे, मतलब मेरे को तो प्रॉफिट कम हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी? सप्लाई ऑफ टी क्या हो जाएगी बताओ? कम। समझ में आया कैसे लिखा? ओके, प्राइस ऑर्गेनिक टी की हो गई कम। अब एक चीज देखो, जो ऑर्गेनिक टी बना रहा था ना बंदा, उसको लॉस होना शुरू हो गया। अब वो अपनी प्रोडक्शन को बंद करके टी की प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा क्योंकि उसकी प्राइसेस चाहे बढ़ी नहीं है, ठीक है। ऐसे था, दिस वाज टी, दिस वाज ऑर्गेनिक टी, इसकी प्राइसेस कांस्टेंट है लेकिन ये वाले की प्राइसेस फॉल। अगर हम दोनों को रिलेट करें, कंपेयर करें, तो ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है? टी। हालांकि इसकी प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं लेकिन दोनों में कंपैरिजन से इसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो सप्लाई ऑफ टी बढ़ जाएगी। कैसा रिलेशन है? इनवर्स। वहां पे कैसा था? ये उल्टा, ठीक है। डिमांड के केस में सब्स्टिट्यूट्स में डायरेक्ट रिलेशन था, सप्लाई के केस में सब्स्टिट्यूट में नेगेटिव रिलेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। सपोज करो हम एग्जांपल लेते, चलो कार एंड पेट्रोल की लेते हैं यहाँ पे, कार एंड पेट्रोल। आप बना रहे हो कार, ठीक है, फंक्शन प्राइस ऑफ कार, प्राइस ऑफ किसकी प्राइस को कांस्टेंट करें, और ये वाली प्राइस हिलेगी और ये मूव ऐसे करेगा, यही होगा। पेट्रोल के दाम, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री, आई होप आपको याद होएगा कौन से होते हैं, जो दोनों को साथ में चलना पड़ता है। देखो सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, आप एक की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो और दूसरे की कम कर सकते हो क्योंकि दोनों को कंबाइंडली कंज्यूम नहीं करना है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, या तो दोनों की बढ़ेगी या दोनों की कम होगी क्योंकि दोनों की कंजम्पशन इकट्ठे होनी है। एक की ज्यादा हो जाएगी, एक की कम हो जाएगी, वेस्टेज हो जाएगी यार, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ओके, अब सपोज करो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, डोंट सी कि तुम कंज्यूमर की तरफ से सोचोगे, ऐसा मत सोचना कि मैम हम पेट्रोल को कम डिमांड करेंगे, ठीक है। यू आर अ सप्लायर, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, जो पेट्रोल सप्लाई करने वाली कंट्रीज है वो ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगी, ठीक है। ओके, पेट्रोल ज्यादा आ रहा है तो कारें भी ज्यादा बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? पेट्रोल अकेला आके क्या करेगा, ठीक है। तो इट मीन सप्लाई, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कार के, उनको भी सप्लाई क्या करनी पड़ेगी? दोनों को इकट्ठे चलना है ना, सीधी सी बात है, ठीक है। उल्टा, अगर पेट्रोल के दाम कम हो गए तो जो सप्लायर है पेट्रोल के वो भी सप्लाई नहीं करेंगे, वो कहेंगे यार अभी तो कम हुए पड़े हैं, हमारे तो प्रॉफिट कम हो गया, पेट्रोल आ नहीं रहा, कार की मैन्युफैक्चरिंग करते जाओ, नहीं ना, तो सप्लाई ऑफ कार फॉर, पॉजिटिव रिलेशन। आया समझ में? ओके, दिस वाज द केस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया है, चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। इफ प्राइस ऑफ अदर गुड, हम सब्स्टिट्यूट के केस में देख रहे हैं, हमने अभी देखा था इनवर्स रिलेशन होता है। ओके, अगर प्राइस ऑफ अदर गुड कौन से वाला? अदर गुड का मतलब सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं। टी की प्राइस फॉल कर गई, अब ये इन्होंने ना उल्टा ले लिया, हमने टी को मेन कमोडिटी माना था और ऑर्गेनिक टी को सब्स्टिट्यूट माना था। अभी ये ऑर्गेनिक टी को या किसी भी चीज को मेन कमोडिटी मान रहे हैं और टी को क्या मान रहे हैं? सब्स्टिट्यूट। टी की प्राइस जो है वो फॉल कर गई, ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ, जो टी के सप्लायर्स हैं
क्या वो टी को सप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, पी एक्स कॉफी है, इन्होंने दो सब्स्टिट्यूट्स लिए हैं, ये कॉफी टी ये लिए, ये आपकी मेन कमोडिटी है और ये आपका सब्स्टिट्यूट है। ऐसा टी के प्राइसेस फॉल हो गए हैं, इसके सप्लायर इसकी सप्लाई को क्या करेंगे? फॉल। किसकी सप्लाई को बढ़ाएंगे? तो यही तो हो रहा है। प्राइसेस कॉफी की कांस्टेंट थी, फिर भी कॉफी की सप्लाई बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि कोई और फैक्टर काम कर गया। कौन सा फैक्टर काम कर गया? सब्स्टिट्यूट वाला। ओके, बिल्कुल यहाँ पे भी सेम है, वाइस वर्सा। ओके, अगर टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो सप्लाई भी किसकी बढ़ेगी? टी की। और कॉफी की सप्लाई कैसी होगी? कम हो गई, कम। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री में देखो, कॉम्प्लीमेंट्री में डायरेक्ट रिलेशन होता है। यहाँ पे इन्होंने कार की एग्जांपल ली है। अगर कार के प्राइसेस बढ़ गए, यहाँ पे अब इन्होंने ऐसा लिया बच्चा, ये एक्स है एंड ये वाई है, कार के प्राइसेस बढ़ गए, सप्लाई ऑफ कार क्या होगी? सप्लाई ऑफ कार बढ़ जाएगी। पेट्रोल की भी सप्लाई बढ़ जाएगी, बढ़ गई। उल्टा, अगर कार के प्राइसेस फॉल, सप्लाई ऑफ कार भी फॉल एंड पेट्रोल की भी फॉल, बात खत्म। ओके, चलिए जी, अब आ गया इसमें मार्केट सप्लाई फंक्शन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दो तीन जो ऊपर फंक्शंस लिखे गए वो मार्केट के लिख दिए इन्होंने। एन वाला जो है, एन, एन मींस क्या? नंबर ऑफ फर्म। अगर सपोज करो पहले दो सप्लायर्स थे, राइस की बात ले लेते हैं, ए और बी, अब और बढ़ गई फर्म्स इसको सप्लाई करने के लिए, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया, तो बताओ सप्लाई को क्या होगा? ओवरऑल सप्लाई बढ़ेगी। ओके, हो गया। यहां पे इन्होंने पहली वाली जो है इन्होंने उल्टा लिख दिया। यहां पे बच्चे इसको सही करो प्लीज, स्केड्यूल गलत है, 4 to 8 करो यहाँ पे प्लीज। डोंट सी डायग्राम, डायग्राम में सप्लाई वाले कम में गड़बड़ होती है। ये मत देखो नीचे जा रहा है तो फॉल हो रहा है, नीचे जाने का मतलब बढ़ना होता है सप्लाई का, बताती हूँ अभी, इसमें घोर कंफ्यूजन है। ठीक है, सीधी सी बात देखो यार, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स है तो सप्लाई पहले 4 यूनिट्स की हो रही थी, अब 8 यूनिट की होगी। डोंट सी डायग्राम, अभी डायग्राम मत देखो। ठीक है, उल्टा, अगर आपकी फर्म्स कम हो गई हैं, पहले ए थी, बी थी, सी थी, डी थी, ये दो फर्म्स चली गई हैं, सप्लाई क्या होगी? बात खत्म हो गया। ठीक है, चलो, लॉ ऑफ सप्लाई ये क्या है? क्वांटिटी फंक्शन ऑफ पी एक्स, अभी किया पी वाई जी एंड मेनी मोर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो ऊपर लिखे गए थे लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप उसको जनरली देख लो। जैसे कि एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाला एक पॉइंट था ऊपर। अगर आप सप्लायर हो और आपको ये लगता है कि जो कमोडिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगी, तो आप आज क्या करोगे? कम कर दोगे। ठीक है, एक ऐसी कमोडिटी है जिसका आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम हो जाएंगी, आज सप्लाई बढ़ा दोगे। ठीक है, तो देयर आर मेनी डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अगर आप बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स को कांस्टेंट कर दो और सिर्फ इन दो का रिलेशन पढ़ो तो वो क्या बन जाएगा? लॉ ऑफ सप्लाई। एंड लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे ये डायग्राम नॉन लीनियर बन रही है, रीजन ये है अगर आप इसकी स्लोप निकालोगे ना तो वो नॉन लीनियर निकलेगी। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है आप लीनियर वाला ही याद रखो, ये तो जस्ट एक एग्जांपल कोट की गई है। ओके, एजम्पशंस क्या होंगी बता सकते हो? जितने बाकी फैक्टर्स हैं वो सब कांस्टेंट, दैट इज एजम्पशन। ओके, चलिए, लिमिटेशन कहां पे लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगता है? कब ऐसा नहीं होगा कि यार आपकी प्राइस तो बढ़ गई लेकिन आपकी क्वांटिटी नहीं बढ़ी, ऐसा कब होगा? एक्सेप्शंस, फर्स्ट वन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यार देखो कोई भी है ऐसी तो उसको पर्टिकुलर टाइम चाहिए ग्रो होने के लिए। मैं आपको बोल दूं कि यार सपोज करो अभी हार्वेस्टिंग का सीजन आने वाला है, ठीक है, अब मैं बोल दूं कि यार मैं तुम्हें ना दुगने पैसे दूंगी, मेरे को इतनी फसल और उगा के दे दो 1 महीने के अंदर अंदर, इज इट पॉसिबल? नहीं ना,
चाहे प्राइस बढ़ गई है मैं फिर भी क्वांटिटी को बढ़ा नहीं सकती हूँ, बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। ओके, सेम विद पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स में एक आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन बैंक में भी एक क्वेश्चन है, दैट इज रिगार्डिंग फिशरीज। फिशेज जो है पेरिशेबल कमोडिटी है, क्या है, एक बार में जो फिशरमैन कैच करके लेके आता है, ठीक है, वही पूरे दिन में बेचता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं अगर प्राइस बढ़ जाएगी वो दोबारा वहां पे जाएगा और कैच करके लेके आएगा, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल इन शॉर्ट टाइम। अगले दिन जाएगा, ठीक है, अगले दिन जाके फिर कैच करेगा और फिर बेचेगा। इट मीन्स कोई भी पेरिशेबल कमोडिटी है उसकी जो सप्लाई रहती है, अब जैसे सब्जी की ले लो, मंडी में एक ही बार लगती है, सुबह आती है एक ही बार सप्लाई, और जितने हमारे वेजिटेबल सेलर्स हैं वो एक ही बार मंडी में सुबह जाते हैं और अपनी ले आते हैं सामान को। वो अगर आप बोलोगे ना कि हाँ हमें और सामान दे दो, तो बोलेंगे कल मिलेगा, ठीक है। वो उस पर्टिकुलर दिन में सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते हैं, बिकॉज अगेन पेरिशेबल कमोडिटी है, खराब हो जाता है, वो ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेके आते हैं एक बार में। ओके, सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स। अब रेयर गुड्स में क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई रेयर पेंटिंग, कोई रेयर कॉइन्स, कोई ब्रिटिशर के टाइम के कॉइन, पुराने नोट 500 के, ठीक है, दैट इज अ रेयर गुड। ओके, मैं बोलूं मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगी यार, मुझे इतनी सप्लाई और कर दो वो पुराने की, कैन यू डू इट? नो, क्योंकि वो रेयर आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल ऐसे हैं जो पुराने टाइम पे होते थे, आप उसको इस टाइम पे करोगे तो नया ही काउंट होएगा, वो पुराना आर्टिकल नहीं काउंट होगा। ओके, डिस्पोजल ऑफ ओल्ड स्टॉक, क्लियरेंस सेल लगती है, ठीक है, जब प्राइस कम है उस टाइम पे डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन उस टाइम पे ना क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है, पीछे से स्टॉक और आता है उस टाइम पे, ठीक है। जितना उन्हें उनके पास पुराना सामान पड़ा होता है वो क्या करते हैं, सारे की सप्लाई करते हैं, नहीं करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अगर उन्होंने आपको ऑफ दी है अंदर कोई आर्टिकल ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। प्राइस कम है लेकिन फिर भी सप्लाई को वो बढ़ाते हैं उस टाइम पे, ताकि सारा पुराने का पुराना जो स्टॉक है वो बिक जाए कम प्राइस पे। लास्ट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब, सपोज करो, इसमें मैं आपको अपनी जीके की एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक बैच सपोज करो फुल हो गया हमारा, ओके, स्टूडेंट्स आस्क कि यार दूसरा बैच भी लेके आओ, प्राइस वो दुगना देने के लिए तैयार है हमें, लेकिन वी डोंट हैव रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल वी डोंट हैव क्लासरूम, वी डोंट हैव टीचर्स, ठीक है। हालांकि प्राइस फीसेस ज्यादा होने के बावजूद हम अपनी सप्लाई को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज कम है। क्लियर? यहां तक पढ़ के आइएगा, बहुत थोड़ा सा रह गया इसका, वो भी ऑलमोस्ट हो चुका है, वो हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।